आइए दोस्तों, आज आप जानकारी लेंगे हुमायूं की। मुगल वंश का अगला शासक हुमायूं हुआ था। हुमायूं ने दिल्ली पर 2 बार सत्ता हासिल की थी। 2 बार हासिल की थी। 1530 में जब बाबर मर जाता है तो अगला शासक हुमायूं बनता है, 1523 से और 1540 तक, बिलग्राम के युद्ध तक। फिर 1540 में ये निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है और अपनी सत्ता गंवा देता है। पुनः 1555 में फिर सत्ता हासिल करता है और 1556 तक ये राज करता है। अर्थात मुगल वंश में दिल्ली सल्तनत पर 2 बार शासन करने वाला शासक रहा था हुमायूं। हुमायूं की माँ का नाम माहम बेगम था। हुमायूं बाबर का पुत्र था। हुमायूं की माँ का नाम माहम बेगम था। हुमायूं अपने पिता के समय से ही ये गांजा चरस में नशा करने की लत थी से और गांजा चरस में व्यसन में व्यस्त रहता था। तो बाबर को ये बात पता थी कि अगला शासक अगर हुमायूं बनता है तो मुगल वंश समाप्त कर देगा। तो बाबर ने हुमायूं से कहा था कि संसार उसका है जो यहाँ परिश्रम करता है, क्योंकि हुमायूं पहले ही परिश्रम नहीं करता था। हुमायूं ने अपने पिता के शासनकाल में ही जो संचित निधि थी या बाबर के समय जो धन था उसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। अपने पिता के समय भी ये धन का दुरुपयोग करने लगा था और भांग और चरस और गांजा के नशे में रहता था। तो ये जानकारी बाबर को पहले से थी। तो बाबर ने कहा था कि मेरे मरने के बाद शासन को, मेरे साम्राज्य को चारों भाइयों में बराबर बांट लेना। और इसका एक चचेरा भाई भी था और चचेरा भाई को भी इसने दान में, चचेरे भाई को भी हिस्से में ज़मीन को या अपने साम्राज्य को दिया था। हुमायूं के रियल में 4 भाई थे और एक चचेरा भाई था। तो हुमायूं ने बाबर के साम्राज्य को कुल 5 भागों में बांट दिया था। 5 भागों में बांटने से पहले बाबर इन भाइयों को पहले से ही सूबेदार बना के गया था। जैसे काबुल कांधार का शासक बनाया था, इसका एक सौतेला भाई था कामरान। तो बाबर के समय ही कामरान को काबुल और कांधार क्षेत्र का गवर्नर बना दिया गया था। ये बाबर के द्वारा ही बनाया गया था। बाबर ने मरने के बाद कहा था कि चारों भाइयों में बराबर बांट लेना और 5वां हिस्सा अपने चचेरे भाई को भी देने को बोला था। तो हुमायूं बाद में 4 भागों में बांट देता है। लेकिन हुमायूं की एक बहन होती है गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन होती है गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन होती है गुलबदन बेगम और गुलबदन का पति होता है, गुलबदन बेगम का पति होता है मेहंदी ख्वाजा। गुलबदन बेगम का पति होता मेहंदी ख्वाजा। अच्छा, उस समय बाबर के समय मुगल वंश का जो प्रधान था, बाबर के समय मुगल वंश का प्रधान था वह था निजामुद्दीन अहमद मोहम्मद खलीफा। ये खलीफा का पद भी धारण किया था। खलीफा का पद मतलब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने की जो मुख्य भूमिका निभाता था वह खलीफा का पद धारण करता था। अर्थात खलीफा का पद इस्लाम धर्म में एक धार्मिक पद था, ना कि कोई राजत्व का पद था। एक धार्मिक पद था। धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की जो अगुवाई लेता था उसे खलीफा की उपाधि दी जाती थी। तो जो खलीफा बना था बाबर के समय वह बना था निजामुद्दीन अहमद मोहम्मद खलीफा। और इसके समय एक सेनापति था बाबर के समय, ये बाबर के समय प्रधान था। बाबर के समय एक सेनापति था मीर बाकी। बाबर के समय सेनापति था मीर बाकी। हाँ, वही मीर बाकी जिसने अयोध्या में सरयू नदी के तट पर एक बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। बाबर अयोध्या में कभी नहीं आया था। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था ये बाबर के सेनापति मीर बाकी ने कराया था। तो बाबर का सेनापति मीर बाकी था और बाबर का जो प्रधान था या बाबर के समय जो प्रधान था वह निजामुद्दीन अहमद मोहम्मद खलीफा था। तो निजामुद्दीन अहमद मोहम्मद खलीफा को ये बात पता थी अगर हुमायूं अगला शासक बन जाता है तो मुगल वंश का पतन होना सुनिश्चित है, क्योंकि ये सत्ता को सही से देख नहीं पाएगा, ना देख रेख करेगा। ये बात प्रधान को पता थी। तो प्रधान चाहता था कि अगला शासक हुमायूं न बने। प्रधान जो था बाबर के दरबार में जो प्रधान था बाबर के साम्राज्य का निजामुद्दीन अहमद मोहम्मद खलीफा, निजामुद्दीन अहमद मोहम्मद खलीफा वह चाहता था कि हुमायूं अगला उत्तराधिकारी न बने। और क्योंकि उसमें उत्तराधिकारी बनने के कोई गुण नहीं थे।
हुमायूं में उत्तराधिकारी बनने के कोई गुण नहीं थे, इस वजह से इसका प्रधान इसे उत्तराधिकारी बनाना नहीं चाहता था। किसे बनाना चाहता था? हुमायूं के बहनोई या बाबर के दामाद मेहंदी ख्वाजा को। मेहंदी ख्वाजा उस समय सभी उन गुणों को रखता था जो एक सुल्तान में या एक सम्राट में या एक राजा में होने चाहिए, वह सभी गुण मेहंदी ख्वाजा में थे। लेकिन मेहंदी ख्वाजा इसका दामाद था बाबर का, और उसका प्रधान था निजामुद्दीन अहमद मोहम्मद खलीफा। तो इन दोनों की आपस में उलझी रहती थी, ये पहले से उलझी रहती। लेकिन प्रधान अहमद मोहम्मद खलीफा की बेबसी थी कि मेहंदी ख्वाजा को अगला उत्तराधिकारी बनाया जाए, क्योंकि हुमायूं में इतने योग्य गुण नहीं थे, इतनी योग्यताएं नहीं थी। तो इन दोनों के आपस में, प्रधान की और मेहंदी ख्वाजा दामाद की, दोनों के आपस में फंसी रहने के बाद भी प्रधान साम्राज्य को लगातार चलाए रखने के लिए चाहता था कि मेहंदी ख्वाजा अगला शासक बन जाए। लेकिन एक बार मेहंदी ख्वाजा एक व्यक्ति होता था, मेहंदी ख्वाजा एक व्यक्ति था मुकीम खान। मुकीम खान के समक्ष मेहंदी ख्वाजा, जो अगला उत्तराधिकारी बनने का जो दावेदार था और जैसे इसका प्रधान बनाना भी चाहता था, वह उसने कहा था, मेहंदी ख्वाजा ने, कि मैं जिस बार या जिस समय मैं ख्वाजा या जिस समय मैं मुगल वंश का अगला उत्तराधिकारी या अगला शासक बनेंगे, उस समय यहाँ पर वफादारी करने वालों की और गुलामी करने वालों की, जो बाबर के प्रति ज़्यादा चमचागिरी करते हैं, उनकी सबकी खाल उखाड़ देंगे, ये कहा था। जबकि ये जो प्रधान था, ये बाबर का प्रधान था। तो ये बात प्रधान को पता चल जाती है। किसे ये पता चल जाती है कि मेहंदी ख्वाजा ने ये बात कही है कि आगे मेरे शासक बनते ही हम कुछ वफादार लोगों की खाल उधड़वा देंगे। ये बात सूचना ये देता है, ये मुकीम खान सूचना देता है। ये किसे? निजामुद्दीन अहमद मोहम्मद खलीफा को देता है। तो निजामुद्दीन अहमद मोहम्मद खलीफा उस समय मेहंदी ख्वाजा को उत्तराधिकारी बनाने का प्लान अपना बदल देता है। जबकि हुमायूं को सबसे पहले उत्तराधिकारी बनने के लिए जो विरोध करता था, वह प्रधान निजामुद्दीन अहमद मोहम्मद खलीफा ही करता था। फिर हुमायूं को अगला उत्तराधिकारी नियुक्त करने के लिए और घोषित करने के लिए जो अहम भूमिका रही थी, वह बाबर के प्रधान निजामुद्दीन अहमद मोहम्मद खलीफा की ही रही थी। तो अगला शासक बन जाता है हुमायूं शासक बनता है 1530 में। 1530 में हुमायूं शासक बनता है। तो ये हुमायूं शासक बनने के तुरंत बाद 1531 में हुमायूं 1531 में कालिंजर पर आक्रमण करता है। 1531 में शासक 1530 में बनता है। शासक बनने के तुरंत बाद 1531 में कालिंजर अभियान पर जाता है। लेकिन उस पर किले पर चढ़ाई नहीं कर पाता है। किले को काफ़ी दिनों तक घेरे रहता है। किले पर काफ़ी दिनों तक घेरे रहने से इसके समय और धन खर्च हो जाता है। समय और धन काफ़ी बड़ी मात्रा में खर्च होता है। तो फिर ये क्या करता है, वहाँ से संधि करके वापस चला आता है। और संधि में बहुत छोटे से धन या छोटी मात्रा में धन लेके संधि कर लेता है, मुआवजा के रूप में धन लेता है और संधि करके वापस चला आता है। ये इसकी पहली गलती थी, क्योंकि वहाँ काफ़ी दिनों तक सेना को डाले रहा, घेराबंदी करता रहा, उसमें काफ़ी धन खर्च हुआ था और काफ़ी समय भी खर्च हुआ था। ये सब होने के बाद भी वहाँ पे इसे संधि करनी पड़ी और बहुत छोटा सा मुआवजा लेके वापस आ गया था। ये हुमायूं की पहली भूल थी। हुमायूं ने 1532 में चुनार के किले पर आक्रमण किया। चुनार उत्तर प्रदेश में, ये बिहार के निकट पड़ता था, बिहार सीमा के निकट उत्तर प्रदेश में चुनार पड़ता था, चुनार का किला। तो हुमायूं ने 1532 में चुनार किले पर आक्रमण किया। इस समय चुनार जो दुर्ग था वह शेर खां के अधीन था। चुनार का जो दुर्ग था वह शेर खां के अधीन था। चुनार का दुर्ग शेर खां, वही शेर खां जिससे का नाम फरीद या शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया, शेर खां था। शेर खां चुनार का शासक कैसे बना था? शेर खां ने चुनार का एक राजा था जिसका नाम था, चुनार का राजा था ताज मलिक। शेर शाह सूरी ने या शेर खां ने ताज मलिक
को पराजित कर और इसकी पत्नी थी लाड मल्लिका, इसकी पत्नी लाड मल्लिका से विवाह किया। लाड मल्लिका से विवाह किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने लाड मल्लिका से विवाह किया और चुनार दुर्ग अपने कब्जे में ले लिया था। तो जब हुमायूं 1532 में चुनार किले पर आक्रमण करने जाता है, उसमें चुनार किले का या चुनार का किला जिसके दिन होता है वह होता है शेर खां। तो शेर खां को पराजित कर देता, हुमायूं की यहाँ विजय होती है। हुमायूं की चुनार दुर्ग पर विजय होती है। तो हुमायूं शेर खां से भी एक संधि करके वापस आ जाता है। शेर खां से भी एक संधि करके वापस आ जाता है। इस संधि में शेरशाह सूरी को हुमायूं की अधीनता स्वीकार करनी होती है। शेरशाह सूरी को हुमायूं की अधीनता स्वीकार करनी होती है। तो यहाँ पर हुमायूं ने प्रारंभ में 2 विजय प्राप्त करी थी। एक तो 1531 में कालिंजर पर अभियान चलाया, यहाँ संधि करके वापस आया, और 1532 में चुनार पर विजय प्राप्त करी और यहाँ से भी शेर खां से संधि कर वापस आ गया। 1532 में लौटते समय 1532 में ही देवरा या दोहरिया का युद्ध लड़ा। देवरा या दोहरिया का हुमायूं ने 1532 में देवरा या दोहरिया का युद्ध लड़ा। देवरा या दोहरिया का युद्ध, इस समय यहाँ का शासक था महमूद लोदी। देवरिया या दोहरा का युद्ध लड़ा, इस समय यहाँ का शासक था महमूद लोदी। तो हुमायूं ने 1532 में भी यहाँ पर विजय प्राप्त करी थी। 1532 में भी हुमायूं ने महमूद लोदी पर विजय प्राप्त करी थी। हुमायूं ने 1535 में दिल्ली में एक दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। हुमायूं ने 1532 में दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की और इसी नगर में एक पुस्तकालय का निर्माण कराया था जिसका नाम था शेरे मंडल। हुमायूं ने शेरे मंडल नामक पुस्तकालय का निर्माण कराया क्योंकि हुमायूं पुस्तकों में काफ़ी रुचि रखता था। नशा भांग में तो रहता था लेकिन पुस्तकों में भी काफ़ी रुचि रखता था और ये ज्योतिष में काफ़ी विश्वास करता था। तो हुमायूं ने शेरे मंडल नामक पुस्तकालय का निर्माण कराया। हुमायूं ने 1535 में दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की और उसमें एक पुस्तकालय का निर्माण कराया जिसका नाम था शेरे मंडल नामक पुस्तकालय का निर्माण कराया। हुमायूं ज्योतिष में काफ़ी विश्वास रखता था तो 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं ने 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा। हुमायूं ने 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा। इसमें हुमायूं की पराजय हुई और यहाँ शेर खां विजयी हुआ। चौसा का युद्ध लड़ा, इसमें हुमायूं की पराजय हुई और शेर खां इसमें विजय हुआ। शेर खां एक अफगान शासक था। अफगान शासक था। हुमायूं की पराजय तो हुई लेकिन यहाँ अपनी जान बचाकर हुमायूं को भागना पड़ा था। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित तो हुआ लेकिन अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा था। तो एक नदी से पार करके इसने अपनी जान बचाई थी। तो एक नदी को पार करने वाला एक भिस्ती था जिसका नाम था निजाम। तो हुमायूं को चौसा के युद्ध में जान बचाकर भागने में जो नदी पार कराई थी वह निजाम भिस्ती ने कराई थी। पुनः हुमायूं अगली वर्ष 1539 के बाद 1540 में हुमायूं 1540 में पुनः सेना एकत्र करता है और फिर अफगान शासक शेर खां के विरुद्ध फिर विद्रोह कर देता है। शेर खां या शेरशाह सूरी के विरुद्ध पुनः विद्रोह कर देता है। तो इस बार फिर हुमायूं की करारी हार होती है और शेर खां या शेरशाह सूरी इसे बुरी तरह पराजित कर इसे निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर देता है। तो हुमायूं 15 वर्ष का निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ता है, 1540 में बिलग्राम का युद्ध लड़ता है। दोनों में हुमायूं की पराजय होती है।
बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं की करारी पराजय होती है और इसे 15 वर्ष के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। हुमायूं 15 वर्ष का निर्वासित जीवन व्यतीत बीरसाल के राणा अमरकोट के राणा बीरसाल के दरबार में व्यतीत करते हैं। हुमायूं 15 वर्ष का निर्वासित जीवन जो व्यतीत करते हैं ये अमरकोट के राणा, अमरकोट के शासक थे राणा बीरसाल के दरबार में। अमरकोट के राणा बीरसाल के दरबार में 15 वर्ष का हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत करते हैं। यहीं अमरकोट के राणा बीरसाल के दरबार में हुमायूं की मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम के साथ विवाह होता है। हुमायूं का यहाँ पर विवाह होता है मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम, मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम। मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह होता है और इन्हीं से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम होता है अकबर। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि हुमायूं ने, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि हुमायूं ने विवाह मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से कहाँ किया था, तो राणा बीरसाल के दरबार में किया था। और अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी अमरकोट के राणा बीरसाल के दरबार में अकबर का भी जन्म हुआ था। अमरकोट के राणा बीरसाल के दरबार में अकबर का जन्म होता है 1555 में। 1555 में हुमायूं पुनः अकबर के सहयोग से और इस समय सेनापति होता है इसका बैरम खां, किनका, हुमायूं का। 1555 में हुमायूं पुनः, अकबर इस समय मात्र 11 वर्ष का होता है, अकबर इस समय 11 वर्ष का होता है। तो 1555 में हुमायूं अकबर के सहयोग से सर हिंद का युद्ध लड़ता है। 1555 में काई का सर हिंद का युद्ध लड़ता है। 1555 में सर हिंद का युद्ध लड़ता है। उस समय हुमायूं का सेनापति बैरम खां होता है और हुमायूं का सहायता देने के लिए इसका पुत्र 11 वर्ष की अवस्था में अकबर होता है। तो हुमायूं सर हिंद के युद्ध में पुनः विजय प्राप्त करता है और इस विजय में अकबर का सहयोग होने के कारण अकबर को सर हिंद विजय पर एक उपाधि देता है, वो युवराज की उपाधि देता है। तो 1555 में सरहिंद के विजय पर हुमायूं अकबर को युवराज की उपाधि देता है, अकबर को युवराज की उपाधि देता है। सरहिंद के युद्ध के समय यहाँ पर अफगान शासक होता है शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी, शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी होता है मोहम्मद सिकंदर सूरी, सिकंदर सूरी। तो सरहिंद का युद्ध जब लड़ता है उसमें सिकंदर सूरी को पराजित कर देता है, सिकंदर सूरी पराजित कर देता है। 1556 में अगले वर्ष हुमायूं शेरेमंडल नामक पुस्तकालय, अगले वर्ष 1556 में हुमायूं शेरेमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है, सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। तो 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। जब ये सीढ़ियों से गिरकर मरता है तो एक इतिहासकार थी लैनपूल, एक इतिहासकार थे लैनपूल। इतिहासकार लैनपूल ने कहा था, एक इतिहासकार थे लैनपूल, इतिहासकार लैनपूल ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाकर ही हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के लड़खड़ाकर सीढ़ियों से गिरने पर एक इतिहासकार थे लैनपूल, लैनपूल ने कहा था हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाकर ही मर गया। हुमायूं पर एक पुस्तक लिखी थी हुमायूं नामा, वो इनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। हुमायूं के जीवन पर आधारित पुस्तक लिखी थी हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, इनकी बहन थी गुलबदन बेगम ने लिखी थी, गुलबदन बेगम। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा इसकी पत्नी हाजी बेगम, इसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा इसकी पत्नी हाजी बेगम, हमीदा बेगम भी इसकी पत्नी थी, हाजी बेगम भी इसकी पत्नी। हाँ, मुगल वंश या किसी भी दिल्ली सल्तनत या मुगल वंश के शासक की पत्नियों की संख्या निश्चित नहीं करी जा सकती, क्योंकि इनकी रानियाँ, पटरानियाँ, हरमदल की रानियाँ बहुत हुआ करती थी, जिनका इतिहास में नाम या इनके साम्राज्य में किसी भी क्रियाकलाप में नाम सामने आ जाता है तो मान ली जाती है ये भी इनकी पत्नी थी। वैसे इनकी पत्नियों की संख्या निश्चित नहीं करी जा सकती, दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों की और मुगल वंश के सभी शासकों की, ठीक है। तो इनकी एक पत्नी थी हाजी बेगम, हाजी बेगम ने इनका मकबरा दिल्ली में बनवाया, हाजी बेगम ने इनका मकबरा
दिल्ली में बनवाया था।